Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC नेट पेपर 1 में आज हम हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज लेकर आए हैं। ये सवाल जरूर अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ हमेशा की तरह मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ में क्लियर होते रहें। सो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। The first open university in India was established in which year? So भारत की प्रथम ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 1980, 1982, 1985 या फिर 1986। तो देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है कौन सी। तो इसका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी एंड इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ आप लोगों से सेम क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है एंड किस ईयर में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है BHU, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एंड ये मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से ईयर में इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था। ये PYQ है, बहुत बार एग्जाम में आया है। आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए बाकी की ओपन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, एटलीस्ट टॉप 5 यूनिवर्सिटीज आपको पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपका टारगेट भी दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन में JRF को क्वालिफाई करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। एंड इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसका न्यू बैच हमारा 2 सितंबर से स्टार्ट होगा। इस बैच में आपको डेली 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिससे बहुत इजीली आपका सिलेबस एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा। साथ ही आपको लाइव मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। एग्जाम के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाया जाता है। साथ ही इस कोर्स में स्टूडेंट्स आपको फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पर हम पढ़ाते हैं। ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है ग्लोबल ऑनलाइन। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आप लोगों को जाकर कोर्स को सर्च करना है। यहाँ पर एक और खास बात इसकी ये है कि 1 ईयर की वैलिडिटी इस कोर्स की मिलेगी, यानी कि जून 25 अगर आपका टारगेट है तो भी ये कोर्स आप लोगों को बहुत मदद करेगा। कंटेंट पर जाएंगे तो बायलिंगुअल इंग्लिश हिंदी सेपरेट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, आप चाहो तो किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। एग्जामिनेशन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कहां से पढ़ना शुरू करना चाहिए, वो सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको इस कंप्लीट कोर्स के साथ हम गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। अपने 2 व्हाट्सएप नंबर्स यहाँ पर मैं दे रही हूँ, आप इनके थ्रू आसानी से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टैट्यूटरी बॉडीज। सो वैधानिक निकाय इनमें से कौन से नहीं है। ओके, सो वैधानिक निकाय की लिस्ट में सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास, हमें पूछा है नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले है नैक। नैक की फुल फॉर्म होती है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ये हमारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है NMC। NMC का मतलब क्या होता है? NMC का मतलब है नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एस्टैब्लिश किया गया है। आपने ये याद रखना है कि स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती हैं जिनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एस्टैब्लिश किया जाता है। सो नैक को नहीं किया गया है, NMC को किया गया है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास NCERT, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये हमारे पास एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने 1961 के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये भी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अब ऑप्शन देखेंगे तो A एंड C हम लोगों को मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। AICTE का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको 1945 में एस्टैब्लिश किया गया है। ओके, एंड नेक्स्ट है NCTE। इट स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993। तो ये आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Michael Sadler Commission was constituted to study the problem of। So Sadler Commission के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। ये कमीशन किस के लिए स्पेशली बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फंक्शंस ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर विमेन एजुकेशन इन इंडिया। ओके, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का क्या कार्य है, इसको इंडिया में क्यों बनाया गया था। ऑप्शंस गिवन है आपके सामने। पहला ऑप्शन बोलता है टू एनकरेज विमेन्स मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड, महिला आंदोलनों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं। सेकेंड है टू एडवाइज द यूनियन गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटेड टू विमेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा को लेकर जो भी दिक्कतें आ रही थी उनको यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए ये बनाया गया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए नहीं है हमारे पास आंसर, तो हम इसको यहां से डिलीट कर देंगे ऑप्शंस को। टू इम्प्रूव वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इन विमेन एजुकेशन, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको बोल रहा है कि महिला शिक्षा में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना ही इनका एक पार्ट था। बिल्कुल सही। अगला है टू पीरियोडिकली इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ विमेन एजुकेशन, कि प्रगति हो रही है विमेन एजुकेशन में, उसका समय समय पर मूल्यांकन करना, उसका ध्यान रखना कि कहीं ये चीजें लो लेवल पर तो नहीं जा रही हैं। तो ये भी एक विमेन एजुकेशन इन इंडिया का ही मेजर फंक्शन था। लास्ट ऑप्शन है डिस्करेज सेमिनार्स एंड सर्वेज दैट इफेक्ट विमेन एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो डिस्करेज करना तो बिल्कुल भी किसी एजुकेशनल पॉलिसी का काम नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर क्या आ गया, बी, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the apex institution in the area of training educational planners and administrators। so educational planners और administrators के लिए apex institution है जिसका नाम है NIEPA। सो देखिए ऑलरेडी हमने NCERT NCTE यानी कि ऑप्शन 1 और 2 के फुल फॉर्म पढ़ ली थी। NIEPA क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यही चीज है जो एज इट इज आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 2023 which of the following has been ranked by best college in the country as per NIRF, that is National Institutional Ranking Framework। so last NIRF का डेटा 2023 में आया था, जिसके हिसाब से कंट्री का बेस्ट कॉलेज बना था मिरंडा हाउस दिल्ली। 2018 में भी यही कॉलेज था और सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, NIRF क्या करता है, इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको हर साल रैंक देता है। अब जैसे यहाँ पर कॉलेज है, वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट ईयर मैनेजमेंट की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी थी, इंजीनियरिंग की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी थी, या फिर ओवरऑल कैटेगरी की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी थी। तो ये चीजें आपको पढ़ना जरूरी है एंड उसकी लिस्ट ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ। अभी मैंने आपको लिंक बताया, नाम बताया, ज्वाइन कीजिए और वहां से देख लीजिए, आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The country which has the highest number of higher educational institute is what? So सबसे ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में ही हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म। ओके, सो देखिए साहित्यिक चोरी के ऊपर यूजीसी ने 2018 में एक पॉलिसी बनाई है, एक रेगुलेशन बनाया है जिसका नाम ही यूजीसी रेगुलेशन 2018 फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म है। ओके, इसमें बोला है कि which among the following similarities would constitute level 3 plagiarism। इसमें डिफरेंट लेवल्स बताए गए हैं प्लेजरिज्म के। सो आपसे पूछा गया है कि लेवल 3 प्लेजरिज्म के क्या क्या परसेंटेजेस हैं। सो इसकी सही परसेंटेज आपके सामने है 63% एंड 71%। सो इसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म है, उनको आप लोगों ने पढ़ लेना है। ओके, अगर वो चीजें नहीं पढ़ी है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उस पर एक ऑलरेडी वीडियो है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन in a country like India depends on availability of resources and other financial implications। so ये बोल रहा है कि भारत जैसे कंट्री में अगर उच्च शिक्षा को फाइनेंस देना है, यानी कि वित्त यानी कि पैसे से रिलेटेड कुछ मदद करनी है, फाइनेंशियल चीजें देनी है, तो उसमें कितने उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, कितने संसाधन उपलब्ध हैं, ये जरूरी होता है। और अन्य फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस यानी कि अन्य वित्तीय निहितार्थों पर ये सब चीजें निर्भर करती है कि कितना फाइनेंस उनको देना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोलती है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन विल बी कैरिड आउट बाय सेकंड वर्टिकल ऑफ हायर एजुकेशन, दैट इज हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन।
तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यूजीसी को बदल दिया जा रहा है कमीशन से, हायर एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया से, जिसके अंदर 4 वर्टिकल्स हैं। तो इसको स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि HECI के अंदर जो सेकंड वर्टिकल है ग्रांट काउंसिल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फंड्स प्रोवाइड करवाना। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Arrange the following universities in chronological order of their establishment year. So देखिए हर एक यूनिवर्सिटी कब बनी थी, किस चीज के लिए फेमस थी, सेंट्रल है, स्टेट है, प्राइवेट है, डीम्ड है, किस कैटेगरी के अंदर आती है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको देखना है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आया था। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो यहीं से आपको आंसर मिल गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। देन वी हैव 1916 में, मैंने अभी बताया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देन वी हैव तीसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड फोर्थ नंबर पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जैसे मैंने बताया सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ये 1887 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, ये मैंने दे दिया आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कीजिए, लेकिन मुझे कॉमेंट करके बताइए। इससे क्या होगा, आपकी भी रिविजन हो रही है एंड बाकी के स्टूडेंट्स को भी आप हेल्प कर रहे हो। तो ये इसलिए मैं होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, आप इनको जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, सो ये आंसर मिल गया आप लोगों को। Which among the following are the types of universities existing in India currently? भारत में कितने प्रकार के विश्वविद्यालय अभी हैं? पहला ऑप्शन है कम्युनिटी यूनिवर्सिटी, जो कि गलत है, ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो ये बिल्कुल सही है। एंड टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी दिसंबर 2023 के डेटा के हिसाब से बता रही हूँ 124 है। नेक्स्ट वी हैव इज रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये भी गलत ऑप्शन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं इंडिया में एंड टोटल वी हैव 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एज पर 2023 डेटा। एंड लास्ट ऑप्शन है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सो 455 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है जो कि है स्टेट यूनिवर्सिटी एंड टोटल वी हैव 479 स्टेट यूनिवर्सिटीज। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1114 टोटल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए, सही आंसर है बी, डी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। Which among the following is not the responsibility of UGC? तो देखिए UGC का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी क्या क्या जिम्मेवारियां नहीं है? पहला ऑप्शन है टू रेगुलेट क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन का जो भी सिस्टम है इंडिया में, उन सब चीजों को रेगुलेट करना, उन सब चीजों पर फोकस रखना यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट नॉट बोला है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन कैंपसेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि जितने भी उच्च संस्थान है उनमें अनुशासन को बनाए रखना, ये भी गलत होगा क्योंकि ये भी यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा ऑप्शन है टू फंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑफ फैकल्टी, सो फैकल्टी। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर थोड़ी सी ये है कि पहला ऑप्शन तो गलत है। टू मेंटेन कैंपस, हायर एजुकेशन के कैंपसेस में डिसिप्लिन मेंटेन करना यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और हमें नॉट ही पूछा गया था, तो इसलिए देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, रिसर्च में जो भी फंड यूज होता है वो सब प्रोवाइड करवाना भी यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मॉडल करिकुलम सजेस्ट करना यूनिवर्सिटीज को, ये भी यूजीसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आपके जो कैंपस है उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना इनकी जिम्मेवारी नहीं होती है, तो इसलिए सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज डेवलप्ड इन कनेक्शन विद विहारास ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड इन इंडिया। सो देखिए यहाँ पे विहारा की बात की है, यहाँ पर वो जो जगह है बिहार, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, ये विहारा है। ठीक है, विहारा का मतलब होता है कि प्राचीन काल में देखो क्या होता था, पहले बच्चों को, जैसे मान लो मेरे आसपास कुछ बच्चे हैं, मैं मंदिर में बैठकर उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते गए और उसी मंदिर को धीरे धीरे एक यूनिवर्सिटी का रूप देने लग गए और उसी के नाम से वो यूनिवर्सिटी चल गई, उस चीज को विहारा बोला जाता था। तो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पहले मंदिर हुआ करती थी, ये इस सवाल में पूछा गया है। ओके,
सो ऑप्शंस है हमारे पास, सबसे पहला है नालंदा यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही है। ठीक है, नालंदा विश्व की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कि आपको मतलब हॉस्टल फैसिलिटी मिला करती थी। देन वी हैव नवदीप यूनिवर्सिटी, ये विहारा में नहीं आती थी। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी भी विहारा का ही एक पार्ट है। एंड कांची यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आप सब देख सकते हो, करेक्ट आंसर है ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ओनली। आइडेंटिफाई द स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑफ अ यूनिवर्सिटी। ओके, तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो भी वैधानिक निकाय होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एआईसीटीई वैधानिक निकाय है, यूजीसी वैधानिक निकाय है या नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसकी आपने लिस्ट बना देनी है, अगर नहीं पता तो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑफ यूनिवर्सिटी क्या क्या है? बोर्ड ऑफ स्टडीज, ठीक है, पहला ऑप्शन है बोर्ड ऑफ स्टडीज, ये बिल्कुल है स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक निकाय है। अगला है एकेडमिक काउंसिल, नो। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये भी होता है। फाइनेंस कमेटी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होती। और यूनिवर्सिटी कोर्ट भी आपके पास क्या होता है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। राइट, सो ये है आपका सही आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इसको एज इट इज याद रख लो। यूनिवर्सिटी के अंदर जो वैधानिक निकाय है वो बोला है, एज इट इज नोट कर लो, बहुत बार क्वेश्चन आया है। स्टेटमेंट 1 बोलती है, पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च इज टू मेक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन नॉलेज। अनुसंधान हम क्यों करते हैं, इसका यहाँ पर एक रीजन बताया है कि अनुसंधान करने का उद्देश्य ज्ञान में मौलिक योगदान देता है, कि आपका नॉलेज बढ़ाने में मदद करता है। एक्चुअल में रिसर्च हम क्या क्यों करते हैं? ताकि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। ओके, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 बोल रही है, इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर मेकिंग फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन वेरी लार्ज एरिया ऑफ नॉलेज बाय पब्लिशिंग अ नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। सो देखिए, इंडियन हायर एजुकेशन जो है वो रिसर्च में एक अच्छा खासा काम तो कर रही है, बट ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश होने से इस पर फर्क पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश होने से ही फर्क पड़ता है। तो इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो थोड़ा सा ना लॉजिकल इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना होता है, तो इजीली आंसर आपको मिल जाता है। Which among the following adversely affect the inclusive character of the institutions of higher education? ओके, सो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन उच्च शिक्षा संस्थानों के समावेशी चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इफेक्ट कौन सा उन पर करता है, ये पूछा गया है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नो। टू सेलेक्ट वेरी कॉम्पिटेंट फैकल्टी, सक्षम एक जो शिक्षक है वो होने चाहिए, नहीं। सबसे ज्यादा इफेक्ट पूछा है। टू यूज यूनिफॉर्म क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द इंस्टीट्यूशन सो दैट चार्जेस ऑफ पार्शियलिटी कैन बी अवॉइडेड। ओके, तो ये होगा आपका सही आंसर। इसमें बोला है कि संस्थानों का चयन करने के लिए एक समान मानदंड होना चाहिए हर बच्चे के लिए, हर पर्सन के लिए, ताकि वो मानदंड का उपयोग करना, ताकि पक्षपात को रोका जा सके। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। Which among the following factors promote the quality of education? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा मदद कौन करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजिया, बिल्कुल सही है। जितने ज्यादा अगर आपके कॉलेज वाले, आपके इंस्टीट्यूट वाले कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाकर आप लोगों को पढ़ने के लिए मदद करते हैं, तो अच्छा रिजल्ट वहां पर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आप लोगों को मिल सकती है। आप लोगों को पता चल सकता है कि एक्चुअल में मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हमें पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है। ओके, सेकंड आ जाता है, सेकंड ऑप्शन आता है एनकरेजिंग कोलैबोरेशन ऑफ रिसर्च विद लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। बाय प्राइवेटाइजिंग दी यूनिवर्सिटीज, हर एक यूनिवर्सिटी को निजीकरण उसका कर देना, ये गलत है। बाय क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर दोज फैकल्टी हु डू नॉट डू रिसर्च, कि जो फैकल्टी आपकी रिसर्च नहीं कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होना, ये भी गलत है। प्रोवाइडिंग ई रिसोर्सेज टू द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि छात्रों और टीचर्स को ई संसाधन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली जो चीजें जनरेट होती है, जैसे पीडीएफ रिसोर्सेज है, वीडियो सेशंस है, ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। तो सही आंसर है ए, बी एंड ई ओनली। बहुत आसान था। नेक्स्ट इज
assertion बोलता है there are regional variations in the quality of education provided by the institutions of higher education. Okay? उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय भिन्नताएं होती हैं। क्षेत्रीय भिन्नताओं का मतलब होता है कि किस रीजन में आप पढ़ रहे हो, कहाँ हो, उस चीज में डिफरेंसेस होते हैं। ये एक स्टेटमेंट बोलती है जो कि सही है। इसका कारण क्या है? Institutions of higher education cannot be compared as they cater to needs of different social groups of students. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट आपको लग रहा है कि assertion और reason एक दूसरे से जुड़े हैं। ये दो बातें सही तो हैं, बट एक दूसरे को कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो इसलिए both the statements are correct, but R is not the correct explanation of A. Next question is, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मॉडर्न यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ओके, आधुनिक विश्वविद्यालय सबसे पहले औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित किए गए थे। सो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज के बारे में ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ओके, स्टेटमेंट 2 बोलती है द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो देखिए, ब्रिटिश काल में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन पर वो इंडिया में ध्यान तो बहुत ज्यादा दिया करते थे, बट नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बढ़ाने में उनका कोई योगदान नहीं था, ना उनका कुछ ऐसे प्लान के बारे में अभी तक फिलहाल कहीं पढ़ा है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। Credits earned by student and stored in academic bank of credit जिसको ABC बोला जाता है, after the date of earning such credits will have validity up to maximum of what। अब देखिए, आप लोगों को ये पता है कि ABC यानी कि अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना है, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर अगला साल उनको छोड़ना पड़ रहा है, फिर वो उसके अगले साल पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं सेकेंड ईयर से, तो उनके जो क्रेडिट्स हैं वो स्टोर होंगे, उनको वापस से फर्स्ट ईयर में नहीं जाना पड़ेगा। किसी और कॉलेज में भी अगर वो जा रहे हैं तो उनके पुराने स्कोर, पुराने क्रेडिट स्टोर रहेंगे, जिसके लिए अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है। एंड इसकी वैलिडिटी कितने साल तक है? तो इसकी वैलिडिटी बनाई गई है 7 ईयर्स तक। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने नोट कर लेना है कि वैधता 7 साल रहेगी। 7 साल के बाद अगर बच्चा सोचे मैं वापस इस स्कोर को कंटिन्यू करूंगा तो वो नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। हाउ मेनी रीजनल सेंटर्स ऑफ यूजीसी आर देयर इन इंडिया। सो देखिए, यूजीसी के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं, ये इसमें पूछा गया है। सो यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इंडिया में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को कोऑर्डिनेट और मेंटेन करने के लिए। हेडक्वार्टर यूजीसी का न्यू दिल्ली में है एंड इसके टोटल 6 रीजनल ऑफिसेस पूरे इंडिया में है। ओके, सो इसलिए सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। एग्जाम में 6 रीजनल ऑफिसेस के नाम भी पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहला सेंटर जो है वो है आप लोगों का आसाम में, दूसरा है बैंगलोर, ठीक है, तीसरा आप लोगों को सेंटर मिलता है पुणे में, रीजनल ऑफिस जिसको बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट वी हैव इन हैदराबाद, नेक्स्ट इज इन भोपाल और अगला है कोलकाता में। सो ये 6 रीजनल ऑफिसेस हैं यूजीसी के, जो कि आपको याद रखने हैं। Which of the following universities were established under the provision of the Act of Incorporation passed by Governor General and Viceroy Lord कैनिंग इन जनवरी 1857। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो गए, 2 से 3 बार प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ कि जब भी यूनिवर्सिटीज और 1857 ये ईयर आप लोगों को मिल जाता है तो बिना डिटेल में क्वेश्चन को गए आप लोगों को सीधा पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि 1857 में कौन सी 3 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की गई थी। ओके, सो वो 3 यूनिवर्सिटी में सबसे पहली है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं थी, मद्रास यूनिवर्सिटी है और बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी। ईयर याद रख लो, यूनिवर्सिटीज के नाम याद रख लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, हाउ
much percentage of learners by 2025 through the school and higher education system shall have exposure to vocational education. ओके सो इसमें बोला है एनईपी 2020 के हिसाब से 2025 तक हायर एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन का कितना परसेंटेज होना चाहिए, 50, 40, 35 या 60? तो सही आंसर है 50%. ओके सो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स एड्रेस्ड the academic, technical and administrative problems of examination system. So जितने भी examination systems हमारे इंडिया में है उसके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक प्रॉब्लम्स है, उन सबको रिपोर्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम बनाया गया है? ऑप्शंस है रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, रिपोर्ट ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सर्गेंट रिपोर्ट या फिर हरतोग कमेटी. तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, जो कि 1965 में बना था. तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो कमेटीज हैं खासतौर पे सर्गेंट कमेटी या सर्जेंट भी इसको बोलते हैं और हरतोग कमेटी, इन कमेटीज पर और कमीशंस पर एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगी. फिलहाल अभी जो भी क्वेश्चंस में इनके नाम और ईयर आ रहे हैं ये आप लोग नोट करते रहिए. विच कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय British government to survey on the growth of education in India. So ये as it is statement है एक कमीशन की, जिसमें बोला गया है कि ये कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था जो फोकस करता था इंडिया में एजुकेशन की ग्रोथ के ऊपर कि कैसे इंडिया में एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके. ऑप्शंस हैं चैटफील्ड कमीशन, फ्लोड कमीशन, बटलर कमीशन या फिर हरतोग कमीशन. तो सही आंसर बहुत आसान है, दैट इज हरतोग कमीशन या हरतोग कमेटी. द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल नैक इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूजीसी. इस क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट पूछा गया है कि जो नैक है, नेशनल अक्रीडिएशन असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल जो है, ये नैक यूजीसी का ही एक पार्ट है. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, नैक को यूजीसी ने ही बनाया है, इसी का ये एक पार्ट है. स्टेटमेंट 2 बोलती है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन एनबीए वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूजीसी विद द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग टेक्निकल प्रोग्राम्स. सो इस वाली स्टेटमेंट की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया कि टेक्निकल प्रोग्राम्स की इसमें बात की गई है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ, चलिए बताना है मुझे कि यूजीसी कब बना था. ये हमने देख लिया कि यूजीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 6 रीजनल ऑफिसेस हैं. ये मुझे बताइए कि यूजीसी कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था. ओके एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन एज इट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए कुछ इसी से रिलेटेड है. नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूजीसी, सो इट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय यूजीसी. ओके एनबीए को यूजीसी ने एस्टैब्लिश नहीं किया था, एनबीए को एआईसीटीई ने एस्टैब्लिश किया था. ओके तो ये गलत है. स्टेटमेंट 2 बोलती है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एआईसीटीई. देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था कि नैक को यूजीसी ने एस्टैब्लिश किया था, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है. तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैं आपके लिए सेम क्वेश्चंस लेकर आई हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि कैसे वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर बार बार पूछा जाता है. नेक्स्ट इज एज पर एनईपी 2020 फॉर ऑफरिंग अ 4-year integrated teacher preparation program, all teacher educational institutions will be required to convert multidisciplinary institutions by the year 2030. ठीक है, 4-year इंटीग्रेशन कोर्सेज जो आए हैं टीचर ट्रेनिंग के लिए, उसमें बोला गया है कि कितने ईयर तक, कौन से ईयर तक इनको ये अपने इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है, यानी कि बहुविषयक बनाना है. तो ये टारगेट उनको 2030 तक पूरा करना है. नेक्स्ट इज फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज हुज नेम्स आर मेंशन्ड इन एनईपी 2020. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन को बेहतर बनाने का काम करती है एंड इसमें प्राचीन भारतीय यूनिवर्सिटीज के नाम भी मेंशन किए गए हैं. तो वो कौन कौन सी हैं? नालंदा के बारे में बात की है, तक्षशिला, वल्लभी और विक्रमशिला. इनके नामों को एज इट इज याद रख लीजिए. मिथिला के बारे में इसमें बात नहीं की गई है, ठीक है. मिथिला का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करते हैं.
यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला वॉज फेमस फॉर, देखो स्टूडेंट्स मिथिला यूनिवर्सिटी पता है किन्होंने बनाई थी? राजा जनक के बारे में आपको पता होगा, सीता माता के जो पिता थे राजा जनक, उनके द्वारा बनाई गई ये मिथिला यूनिवर्सिटी थी। एंड ये यूनिवर्सिटी उस जमाने में बहुत ही ज्यादा फेमस थी, खासतौर पर दो सब्जेक्ट्स के लिए। पहला सब्जेक्ट है न्याय सूत्र, न्याय सूत्र के लिए ये फेमस थी, और दूसरा सब्जेक्ट था लॉजिकल साइंसेस। तो ये दो सब्जेक्ट हैं, दैट इज बी एंड डी ओनली इज द करेक्ट आंसर्स। Which of the following are the objectives of रूसा? हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए रूसा नाम की एक स्कीम 2013 में लॉन्च की गई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेट और सेट एग्जाम के लिए। सबसे पहले रूसा की फुल फॉर्म जानते हैं। रूसा स्टैंड्स फॉर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ओके, सो ये है इसकी फुल फॉर्म, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया था एमएचआरडी के द्वारा। एमएचआरडी का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इंडिया में बनाया गया है। लेकिन अब अगर आप लोगों को लेटेस्ट डेटा के बारे में पता होगा तो आप जरूर जानते होंगे कि एमएचआरडी का नया नाम रख दिया गया है, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। राइट, यहाँ पर रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान होता है, जिसको 2013 में एमएचआरडी के द्वारा लॉन्च किया गया था। बेसिकली जितने भी स्टेट में, किसी भी स्टेट में इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी ओवरऑल एजुकेशन जो है, एजुकेशन की क्वालिटी को चेक करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के एग्जामिनेशन सिस्टम को सेटअप करने के लिए, उनकी एकेडमिक्स और एफिलिएशन उनको देने के लिए रूसा को बनाया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड ऑप्शंस दिए गए हैं। टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल सही है, हर एक स्टेट पे ये अलग अलग लेवल पर काम करता है एंड उसकी ओवरऑल क्वालिटी के लिए इसको बनाया गया है। सेकेंड ऑप्शन इज टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, कि एक बेस्ट लेवल की फैकल्टी होनी चाहिए हर एक इंस्टीट्यूशन में, एक क्वालिफाइड टीचर्स का वहां पर स्टाफ होना चाहिए, ये भी इंश्योर करता है रूसा, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस। जितने भी हमारे मौजूदा ऑलरेडी अवेलेबल स्वायत्त कॉलेजेस हैं, उन सभी को अपग्रेड करना, उनको एक लेवल अप लेकर जाना भी रूसा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है टू डाउनग्रेड। अब देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी को डाउनग्रेड करने के लिए तो इंस्टीट्यूशन या कोई भी अभियान नहीं चलाया जाएगा, तो इसीलिए ये है गलत ऑप्शन। करेक्ट आंसर है ए, बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से आप लोग इजीली ढूंढ सकते थे आंसर्स को, क्योंकि देखो बेसिक सा लॉजिक है, कोई भी अभियान या कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी नहीं होगी जो यूनिवर्सिटीज को डाउनग्रेड करेगी। ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी? आपने पढ़ा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हर एक स्टेट की अपनी अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके क्या क्या रिलेटेड स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है इस एग्जाम में, इस क्वेश्चन में। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर आता है? बेसिक सी चीज है कि ये बिल्कुल इस पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर आता है। अगला है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो हमारे देश के प्रेसिडेंट उसमें विजिटर के रूप में कभी भी आ सकते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन इज द प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स टू द एग्जीक्यूटिव। अब देखो, किसी भी यूनिवर्सिटीज में अगर आप टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जाते हो तो उसकी अलग चीज होती है, लेकिन कुछ कमेटीज भी होती है ना, जो कि डिसीजन मेकिंग कमेटीज होती हैं। उस कमेटी के लिए किसी भी पर्सन को नॉमिनेट करना या उनको वहां से हटा देना, क्या ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है? बिल्कुल होती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। अगला है द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ओकेजनली प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी और कोर्ट, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which of the following core values among the institution of higher education are promoted by NAC? So NAC की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आती है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। अब देखो यहीं से शुरू करते हैं, NAC की फुल फॉर्म आपको बता दी। नेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी को असेसमेंट देना। कई यूनिवर्सिटीज के सेंट्रल बोर्ड में ही आपने देखा होगा अक्रेडिट बाय नैक ए प्लस प्लस, कईयों में ए प्लस। तो ये जो क्रेडिट दिए गए हैं यूनिवर्सिटीज को, वो नैक देता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताती है। ओके, एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। नेशनल डेवलपमेंट के लिए जितने भी फंक्शंस होते हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उनके लिए भी नैक रिस्पॉन्सिबल होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन में यही कहा है, कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, फोस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसी अमंग द स्टूडेंट्स। सो जितनी भी ग्लोबल कॉम्पिटेंसी होती हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स को अलर्ट करना, बताना भी नैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसमें कहा गया है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। इनकल inculcating a value system among students and teachers, बिल्कुल सही। promoting the optimum utilization of the infrastructure, so infrastructure के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को प्रमोट करने से रिलेटेड इनका कोई भी रोल नहीं होता, लेकिन इसी से मिलता जुलता काम नैक करता है, वो ये है कि प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाए बेस्ट लेवल पर, ये बताया जाता है। ओके, सो इसीलिए करेक्ट आंसर है ए, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नीति आयोग? सो अगेन यहाँ पर एक फुल फॉर्म आ गई, नीति आयोग। सो नीति का क्या मतलब होता है? नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको नीति आयोग कहा जाता है। एंड 1 जनवरी 2015 से यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको बनाया गया था। इससे पहले एक आयोग होता था जिसको कि प्लानिंग कमीशन यानी कि प्लानिंग आयोग कहा जाता था। 1950 से प्लानिंग आयोग काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही नीति आयोग बनाया गया, ये बनाया ही गया प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए। अब यहाँ पर कहा है कि इसके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स क्या क्या है। क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो दोनों में से एक ही चीज होगी एक बारी में, ठीक है। सो नीति आयोग इज नॉट, it is neither a constitutional body nor a statutory body. ओके, ये क्या है? ये है प्रीमियम पॉलिसी, जिसको कि थिंक टैंक का नाम भी दिया गया है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है सी एंड डी ओनली। ये थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एडवाइजरी बॉडी ये है जो कि सिर्फ प्लान्स बनाकर आगे फॉलो कर देती है, खुद वो इस पे काम नहीं करती। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन को हटाकर ही नीति आयोग बनाया गया, काम वही है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है। तो प्लानिंग कमीशन यानी कि ये सिर्फ प्लान करेगा, एक्ट नहीं करेगा, एक्ट कोई और करेगा। वैसे नीति आयोग भी काम करता है कि ये प्लान बनाकर छोड़ देते हैं, आगे एक्ट फिर कोई और करते हैं। नेक्स्ट इज, under Goal 2 of Millennium Development Goals, United Nations member countries were to ensure that by 2015, children everywhere, boys and girls, would be able to complete a full course of primary education. ठीक है, सो मिलेनियम, एक चलो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि बताइए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का सेकंड गोल का क्या नाम है। मैंने आपको बताया था एमडीजी और एसडीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके जो भी गोल्स हैं ये आपको पढ़कर जाने हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं, ट्रिक्स भी मैंने बताई है। तो बताइए, होमवर्क क्वेश्चन है, एमडीजी का सेकंड गोल कौन सा है? नहीं पता तो भी मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी उसके वीडियोस का। Next is, which of the following ICT initiatives of MHRD deal with e-governance for institutions and universities? So correct answer here is Samarth. समर्थ भी MHRD के द्वारा बनाया गया है, इसका नाम अभी चेंज हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट इज, मूडल स्टैंड्स फॉर व्हाट? सो मूडल क्या है?
मूडल की फुल फॉर्म पूछी गई है, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, सो ये होता है मूडल। It was designed to provide educators, administrators, students with an open, robust, secure and free platform to create and deliver personalized learning environment. Student, teacher, जितने भी staff members होते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि वो यूजर फ्रेंडली तरीके से एलएमएस को फॉलो करके यूजर फ्रेंडली तरीके से अच्छी एजुकेशन ले सके। एलएमएस का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से बहुत क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ रहे हैं। Next question is, which of the following are regulatory bodies within the development within the Department of Higher Education in the Ministry of Human Resource Development in the central government? So आंसर पर जाते हैं, AICTE, DEC एंड ICSSR। ओके, सो सबकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये इसका आंसर नहीं है। AICTE स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। DEC मतलब डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, एंड ICSSR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। एक और टर्म आती है NUEPA। ठीक है, ये है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन रोल ऑफ UGC in higher education is to provide funds to universities। महाराष्ट्र सेट है, जेके सेट है, या कोई भी सेट एग्जाम है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बेसिकली यूजीसी जो है, जैसे आपका एग्जाम नेट एग्जाम का नाम आपने सुना होगा, NTA यूजीसी नेट, हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए ये कमीशन बनाया गया है, जिसका मतलब है कि यूनिवर्सिटीज को ये फंड्स प्रोवाइड करवा सके। यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्निशन भी देता है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो होते हैं बेस्ट एजुकेशन के, उसको भी फ्रेम आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the first open university was established in the year। so first open university establish की गई थी 1982 में। ठीक है, ओपन फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में एस्टैब्लिश की गई थी। एंड इसका नाम क्या था, कहाँ पर की गई थी, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में की गई थी। एंड इसका नाम था BRAOU, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी 1987 में की गई थी, जो कि कोटा राजस्थान में थी। इसका नाम है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। इस तरीके से बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर व्हाट। सो आप सभी स्टूडेंट्स ने इग्नू का नाम सुना होगा, बहुत बच्चे इससे कोर्स भी कर रहे हैं। बस ये पूछा है कि इसको कब एस्टैब्लिश किया गया। ऑप्शंस है 1975, 1980, 1985 या फिर 2000। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1985। सो इग्नू को 20 सितंबर 1985 वाले दिन एस्टैब्लिश किया गया था, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is an important archaeological site declared by UNESCO as a World Heritage Site in 1980। सो देखो, पहले ऑप्शंस पे भी नजर मार लो, यहाँ से आपको एक क्लियर चीज समझ आ गई होगी कि एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई है। सो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल के नाम से जानी जाती है। ऑप्शंस हैं तक्षशिला, मिथिला, वल्लभी और नालंदा। एक हिंट देती हूँ, आंसर फटाफट बताना कमेंट करके। हिंट ये है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि पहले इंडिया का पार्ट होती थी, लेकिन अब विभाजन के बाद वो पाकिस्तान के हिस्से में आ चुकी है, एंड इसका डिस्ट्रक्शन भी हो चुका है, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा फेमस थी। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज तक्षशिला यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग adversely affects the inclusive character of institutions of higher education। हायर एजुकेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, मेन फंडा क्या है, ये इसमें पूछा है। ऑप्शंस आर टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन देना, टू सेलेक्ट वेरी कॉम्पिटेंट फैकल्टी, सक्षम जो शिक्षक हैं उनका चयन करना, टू यूज यूनिफॉर्म क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द इंस्टीट्यूशन सो दैट
चार्जेस ऑफ पार्शियलिटी कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। सो एक बेस्ट इंस्टीट्यूशनल क्राइटेरिया सेट करना, या फिर टू प्रोवाइड फंड फॉर डूइंग क्वालिटी रिसर्च, रिसर्च के लिए बेस्ट क्वालिटी का फंड, बेस्ट क्वालिटी की रिसर्च हमें मिले इसलिए फंड्स प्रोवाइड करना। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या है? एक पूरे ओवरऑल इंडिया में यूनिफॉर्म क्राइटेरिया रखा जाएगा इंस्टीट्यूशंस में सिलेक्शन का, ठीक है, जिससे कि पार्शियलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये हायर एजुकेशन का एक नया एम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एज पर एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर ऑफरिंग अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम। देखो एनईपी 2020 ने ये कहा है कि टीचर प्रिपरेशन पर मेजर फोकस रखा जाएगा, एंड इन्होंने इसी के अंडर एक 4 ईयर प्रिपरेशन प्रोग्राम को भी लॉन्च किया था। इसमें कहा है ऑल द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बाय व्हाट। तो ये काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इन्होंने टारगेट रखा है कि इंडिया में जितने भी टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कौन से ईयर तक हम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बना देंगे, यानी कि बहुविषयक संस्थान उनको बना देंगे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 2030। तो ये एक टारगेट है। एनईपी के अंदर एजुकेशन के जितने टारगेट है ना, ये जरूर पढ़कर जाना, एग्जाम में जरूर आते हैं। Next is one of the following regional centers of UGC is situated in which of the following states? So इनका रीजनल सेंटर कौन सा है? देखो यूजीसी के कितने टोटल 6 रीजनल सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ पर है वो पूछा गया है, पंजाब में, राजस्थान, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। सो करेक्ट आंसर है आसाम। अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, एग्जाम में बहुत बार आया भी है कि यूजीसी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, एंड यूजीसी को कब काम में लाया गया था। ओके, कमेंट करके आंसर बताइए। While planning for higher education development in India, the 21st century, the guiding principles should be what? So guiding principles क्या होंगे? एक हायर एजुकेशन हमें क्या कहता है कि एक्सेस, सबके लिए पहुंच अच्छी होगी, एम्पैथी, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी या फिर क्वालिटी। तो क्या क्या चीजें ये हमें प्रोवाइड करवाता है? ये हमें देता है एक्सेस, कि कोई भी पर्सन बराबर लेवल का एजुकेशन कहीं से भी ले सकता है। दूसरा है इक्विटी, सभी के लिए समान अधिकार, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन एनबीए वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूजीसी। क्या इसको यूजीसी ने एस्टैब्लिश किया है, हाँ या ना? बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट है। सो बिल्कुल इसको इन्होंने ही, ठीक है, इसको यूजीसी ने नहीं वो किया था, एस्टैब्लिश नहीं किया था। स्टेटमेंट 2 है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यानी कि नैक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एआईसीटीई। बिल्कुल गलत। नैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक यूनिवर्सिटी को क्रेडिट प्रोवाइड करवाना। हर यूनिवर्सिटी के बोर्ड में आपने पढ़ा होगा A+, B+, A++। हर एक यूनिवर्सिटी को जो ये रैंक मिलता है वो नैक देता है, लेकिन ये एस्टैब्लिश एआईसीटीई के द्वारा नहीं किया गया था। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find out the names of ancient universities whose names are mentioned in NEP 2020। so कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कंसिडर किया गया था? ऑप्शंस आर नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी और विक्रमशिला, ठीक है। सिर्फ मिथिला के बारे में यहाँ पर बात नहीं की थी, बाकी सभी यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट या उनको क्या क्या चीजें उसमें प्रोवाइड करवाई जाए इन सब के बारे में बात की थी। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 how much percentage of learners by 2025 through the school and higher education system shall have exposure to vocational education। so इसमें करेक्ट आंसर क्या है? देखो एनईपी का 2025 का ये टारगेट है कि इतने परसेंट स्टूडेंट्स को हम स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल एजुकेशन की फैसिलिटी देंगे। ऑलमोस्ट अभी ये काम जो है आपका 30 से 35% तक कंप्लीट हो चुका है, इससे भी ज्यादा में भी कंप्लीट हो चुका है। सो अभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 50। ये इनका टारगेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। The main aim or objective of fourth 5-year plan was to what? So 5-year plan है,
इसमें 1, 2, 3, 4, 5 हर एक सेक्शन को इसको 5-5 साल में बाँटा गया है। इसमें कहा है कि ये जो 4th ईयर प्लान है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर एजुकेशन, एस्टैब्लिश support sports college in universities, set up international culture centers in select universities, and control the university system in India by limited academic freedom. अब देखो जिन स्टूडेंट्स ने ये 5 ईयर प्लान नहीं पढ़ा है ना अभी तक, उनके लिए भी बहुत आसान ये क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 5 ईयर प्लान में एज इट इज ऐसी बातें कुछ भी नहीं कही है। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको पता लग रहा है कि यही एक ऐसा पॉइंट है जो कि पॉजिटिव वे में एजुकेशन को लेकर जाने की बात कर रहा है। ओके, सो इसीलिए आप इसको इजीली करेक्ट आंसर ढूंढ सकते थे। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।